पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। प्रश्न आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है। देखिए भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि वोट देने का अधिकार यानी कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। ध्यान दीजिएगा, संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में जो है निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं और यह किस भाग में है, तो भाग 15 में है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए वोट देने का जो अधिकार है यानी कि वयस्क मताधिकार जो है यह दिया गया अनुच्छेद 326 में, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग कौन सा है। देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा ये मैंने कई बार आपको कराया हुआ है। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में पहले जान लीजिए। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह NH 44 के माध्यम से जोड़ा गया है, यानी कि यह किसके अंतर्गत आता है, तो NH 44 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें जो उत्तर में है वो श्रीनगर है और दक्षिण में कन्याकुमारी है। अब बात करते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा में। इसमें पूर्वोत्तम पूछा गया है, तो पूर्वोत्तम कौन सा है, तो यह आपका असम का सिलचर है। और अगर आपसे पश्चिमतम पूछा जाए सबसे पश्चिम में, तो यह आपका गुजरात का पोरबंदर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हम्बन टोटा जो है यह श्रीलंका में है। कहाँ पर है, श्रीलंका, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो डेट्रॉयट है ये है कहाँ पर, तो ये अमेरिका में है और यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। ऑटोमोबाइल उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जनसांख्यिकी लाभांश होता है, तो जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है यह आपका इसमें से राइट आंसर अगर चुने तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो देखिए पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है डाक संशोधन विधेयक में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। कब, तो 1986 में। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो यह गुप्त शासक जो था यह चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। टोटल कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आई हुई है उसके लिए बेस्ट बुक के लिए। देखिए ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और इस बुक की खासियत क्या है, तो देखिए इसमें आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर कराया गया है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 संपूर्ण स्टडी गाइड, यानी कि इसमें सारा का सारा चीज़ जो आपके सिलेबस में दिया गया है वह इसमें संग्रहित किया गया है। यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समसामयिकी, बिहार एक अवलोकन, इसमें जो है 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संकलन भी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाठ्यक्रम है। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट सिलेबस है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी का सिलेबस दिया गया है, गणित का सिलेबस दिया गया है, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, यहाँ पर देखिएगा तो भूगोल है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राजनीति शास्त्र है यानी कि पॉलिटी है। उसी प्रकार से यहाँ साइंस का भी आपका फिजिक्स, यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका जो है अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री है और फिर यहाँ पर देखिए तो नीचे आपको यहाँ पर बायोलॉजी भी इसमें दिया गया है। साथ ही साथ जीव विज्ञान देखिए यहाँ पर है। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स का जो है संकलन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स समसामयिकी जो 2023 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर 2022 और 2023 के उनको यहाँ पर संग्रहित किया। और यहाँ पर देखिए बिहार एक अवलोकन यानी कि बिहार से संबंधित भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको इस बुक में दिया गया है। आप कह सकते हैं ये कि कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसको आप पढ़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक और बुक बताऊँगा जो कि इसी पब्लिकेशन का है, उसको आप खरीद करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स ये बिहार से संबंधित जो है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए 2021 का हाल प्रश्न पत्र है। और इस बुक की मैं बात कर रहा था जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक को भी खरीदिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। नील दर्पण को लिखा किसने है, तो फ्रेंड्स दीनबंधु मित्र ने लिखा है। दीनबंधु मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह जो निकोलो कोंटी था यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। डोमिंग पायस और बारबोसा ये आए थे किसके समय में, तो यह कृष्णदेव राय के समय में आए थे। बारबोसा और डोमिंग पायस, ठीक है, देवराय प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अवध की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन था। देखिए इस पर जो है कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी, इसी ने इसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। ठीक है, और वाजिद अली शाह उस समय जो था अवध का नवाब था। अगला प्रश्न है हमारा
कि हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? ये उस समय का करंट का प्रश्न हो सकता है। तो PSLV C-43, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019, अब आपको 2019 नहीं 2023 याद रखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। 2023 ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबलेंका ने जीता है। नाम याद रखना आपको, ठीक है। एरिना सबलेंका महिला एकल का, और पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच ने जीता है। लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं? अब देखिए बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम याद रखेंगे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है यह शिवहर है। अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम पटना का जनसंख्या है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। इसका कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 को, डेट सहित आपको याद रखना है। घातक क्या है? घातक क्या है? तो घातक जो है भारत का एक लड़ाकू विमान है। उसके बाद देखिए वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? तो ये रियो डी जेनेरियो को किया गया था। और एक इंपॉर्टेंट मैं करंट अफेयर्स का इसी से रिलेटेड प्रश्न बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है, तो याद रखेंगे ये घाना का एकरा शहर है। घाना का एकरा शहर है, घाना का, ठीक है, जिसको कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आज मैंने एक इंपॉर्टेंट सेट कराया हुआ है जिसमें कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न को मैंने कराया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, सबसे कम पूछेगा तो मुंगेर का है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो अब अगर हम बात करें तो अब शिशु मृत्यु दर घट करके कितना हो गया है? तो ये 27 हो गया है, ठीक है। 27 आप याद रखेंगे, अभी जो बजट आया था उसमें इसका जिक्र भी किया गया है। बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो 7 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार के 7.84% जो है ये वनावरण है। क्लियर है। और यहाँ पर अति सघन पूछा गया है, तो यह जो है कितना है? 4.5% भाग पर है। चलिए याद रखेंगे। उसके बाद देखिए रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? रंगराजन कमेटी 2005 में गठित की गई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य जो है इसमें से नहीं होता है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल अगर हम बात करें अंतर्राज्यीय परिषद में कब शामिल होगा? जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, अन्यथा यह जो होता है इसका सदस्य नहीं होता है। उसके बाद देखिए बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास किससे संबंधित बोर्ड है? तो यह आपका हो जाएगा योजना और विकास विभाग से संबंधित। 1919 यहाँ पर देखिए 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए। तो सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह पौधे के हरे भाग में होती है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर स्थित होता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। 36,000 याद रखेंगे आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह। अगला प्रश्न है कि एक सींग वाला जो गैंडा है किस राज्य में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो पाया जाता है यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह असम में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है यह बरगद है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो है यह मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस यहाँ पर आपको चुनना है। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है उत्तरदायी, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है, मीथेन भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की जो सबसे छोटी इकाई है ये जीन है, ठीक है, जीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह किसको कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल को, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी ऑक्सीजन रहित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो देखिए यह जो आता है ध्यान से सुनिएगा, जो डी ऑक्सीजन रहित रक्त है यह दायां निलय ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए दाएं आलिंद से रक्त को फेफड़ा में पंप करता है। तो ये आता कहाँ पर है? तो दायां आलिंद राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रारंभिक खाद नहीं है।
प्रारंभिक खाद इसमें से जो है दूध नहीं है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का एसी मान कितना है? तो ये 50 हर्ट्ज है और 220 वोल्ट की सप्लाई की जाती है, ये आपको पता भी है। टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग जो है यह मूंगफली में होता है। किसमें होता है? मूंगफली फसल में लगता है टीका रोग, और यह एक कवक जनित रोग है। इस कारण इससे क्या होता है, पत्ती के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं, तो ये मूंगफली हो जाएगा। ट्राई बेसिक एसिड इसमें से कौन सा है? ट्राई बेसिक एसिड जो है इसमें से यह आपका फास्फोरिक अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल है, H3PO4 इसका फार्मूला होता है फास्फोरिक एसिड का। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन किसका रासायनिक नाम है? सी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का बेरीबेरी, ठीक है, और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धातु जब अम्ल से विक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कई बार मैंने आपको कराया हुआ है कि ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो इसका एटॉमिक नंबर काउंट कर लीजिएगा, 2, 8, 10 और 7, 17, यानी कि यह क्लोरीन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम का क्या कार्य है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जाइलम जल का संवहन करता है, और फ्लोएम जो है ये क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, इसी में से है आंसर आपको बताना है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है इसमें से? तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का खट्टा होना भी है, कोयला का भी जलना है। पानी का उबलना यह भौतिक परिवर्तन है, यह रासायनिक नहीं है। H2SO4 का एटॉमिसिटी पूछा गया है। H2SO4 का जो एटॉमिसिटी हो जाएगा वो आपसे पूछा गया है, तो यह आपका 7 होता है। साबुन का सह उत्पाद है। साबुन का निर्माण प्रक्रिया में ग्लिसरॉल जो होता है यह सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, ग्लिसरॉल। सही कथन इसमें से चुनना है। देखिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार जो है बदलता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तनशील होने के कारण भार का मान बदलता है, तो इसमें से करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको चुनना है, ध्यान से पढ़िए पहले ऑप्शन को। देखिए आयतन वही रहेगा, ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? कान की बात हो रही है, तो कान में जो है मेलियस, इनकस और स्टेप्स पाए जाते हैं। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है, हैमट इसमें नहीं पाया जाता है। हैमट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा के उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो ये क्या होगा? तो यह हमेशा अधिक होता है, ठीक है, अधिक होगा, ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत कितना है? 24 कैरेट शुद्ध होता है, यानी कि 100% होता है, तो 18 कैरेट कितना होगा? तो यह 75% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 कैरेट कितना होगा, तो 12 कैरेट जो होगा आपका 50% हो जाएगा। 6 कैरेट कितना होगा? तो 6 कैरेट 25% हो जाएगा। लोहा के गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसका गैल्वेनाइजेशन होता है और उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो यह जीव जो था यह लाइका नामक कुत्ता था। लाइका नामक कुत्ता हो जाएगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती हैं, याद रखेंगे। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है गमन के लिए ध्वनि को, तो ये निर्वात हो जाएगा।